तो कहानी की शुरुआत होती है सुबह के वक्त से। एना के बेटा जेन उसे जगाता है क्योंकि वो बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो अपनी मॉम से कहता है चलो ना बाहर चले, मुझे स्विमिंग करनी है। एना उसे समझाती है आज नहीं, आज उसे भी काम जाना है और जेन को भी स्कूल जाना है। अचानक ही बिजली कड़कने की बहुत तेज आवाज आती है। आना ने खिड़की से बाहर देखा तो मौसम बहुत खराब था, बारिश बहुत तेजी से हो रही थी। सड़कों पर भी पानी भरना शुरू हो जाता है। आना समझ जाती है कि उसका बेटा इसी पानी को देखकर स्विमिंग करने को कह रहा था। हाय रबी के लिए उसे हालात तय खराब नहीं लगते कि वो अपना काम शाम छोड़ दे। वो नाश्ता बनाना शुरू करती है और साथ में जेन को संभालने लग जाती है। उसी टाइम उसकी मॉम की कॉल आती है उसे, जो उससे नॉर्मल हाल चाल पूछ रही थी। नाश्ता बनाते हुए ही एना को एक अजीब सी आवाज आती है कि जैसे किसी बाथरूम में पानी का नल खुला रह गया है। एकदम से जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि पानी उसकी विंडो में से आ रहा था और उसका पूरा अपार्टमेंट सैलाब के पानी से भरने लगा था। हालांकि वो इस टाइम 3rd फ्लोर पर थी। इस टाइम वो पैनिक हो जाती है और फौरन अपना सामान बांधने लगती है। तभी मैनेजमेंट अनाउंसमेंट करती है कि सैलाब का पानी बिल्डिंग की 3री मंजिल तक आ गया है और सबको ऊपर वाली मंजिलों पर जाना होगा। एलिवेटर भी इस टाइम खराब हो चुके थे। जेन बहुत शोर कर रहा था, बार बार आना से स्विमिंग करने को कह रहा था, तो आना उसे डांट कर टेबल पर बिठा देती है और दोबारा अपना सामान पैक करने लगती है। इस टाइम पर उसे अपनी कंपनी के सिक्योरिटी एजेंट का फोन आता है, जो उसे बचाने आ रहा होता है। वो उसे फोन पर कहता है वक्त जाया मत करो और फौरन ऊपर जाओ। अचानक ही बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और इस कॉल और उसके बाद लाइट जाने की वजह से एना और भी ज्यादा पैनिक करने लग जाती है। वो अब बस सिर्फ जेन की दवाइयां उठाती है और जेन को उठाकर यहाँ से भागने ही वाली होती है, पर अब जेन उसे कहीं नहीं मिल रहा था। उसे याद आया कि उसने जेन को डांटा था और हमेशा डांट खाने के बाद वो क्लोसेट में छुप जाया करता था। इस टाइम भी वो यहीं पर था। जेन को अपनी पीठ पर बिठाए वो जल्दी से अपार्टमेंट से निकलती है और कॉरिडोर की तरफ बढ़ जाती है। कॉरिडोर लोगों के सामान से भरा हुआ था। लिफ्ट इंसानों से खचाखच भर गई थी कि ओवरलोड होने की वजह से चल भी नहीं रही थी। आना भी इस टाइम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन सीढ़ियों पर भी बहुत ज्यादा रश था और ये देखते हुए आना दूसरी इमरजेंसी स्टेयर्स की तरफ भागती है। वो तेजी से ऊपर जाना शुरू करती है और नीचे की तरफ देखती है कि सैलाब का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया है और पानी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 2 फ्लोर्स ऊपर चढ़ने के बाद उसे आगे से रास्ता बंद मिलता है। आना कोशिश करती है ऊपर चढ़ने की, लेकिन पानी में लाशों को देखकर डर जाती है। वो वापस नीचे आती है तो उसे वहां वही सिक्योरिटी एजेंट मिलता है जो उसे ढूंढ रहा था। इस टाइम पर उसका बेटा जेन जो उसके साथ साथ ही था, कंफ्यूज होकर अपनी मॉम का हाथ छोड़कर भीड़ के अंदर चला जाता है और ऐसे ही लोगों में गुम हो जाता है। एना बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो उसे ढूंढने लग जाती है। वो अपने सिक्योरिटी हेड को भी उसे ढूंढने को कहती है और तभी अचानक वो देखती है कि पानी की एक बड़ी लहर खिड़की की तरफ बढ़ रही थी। अगले ही सेकंड वो पानी की लहर खिड़की तोड़कर इस पूरे अपार्टमेंट को, इस पूरे फ्लोर को डुबा देती है। आना का सामान और चीजें बह जाती हैं और आना पैनिक करने लगती है। अपने बेटे को ढूंढने के लिए वो इसी पानी के अंदर जंप कर देती है और तैरते हुए अपने बेटे को ढूंढती है। फाइनली आना को जेन मिल भी जाता है, लेकिन वो इस टाइम बेहोश था। उसे पानी से बाहर निकालकर ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाने की कोशिश में वो खुद भी बेहोश हो जाती है, लेकिन किस्मत से सिक्योरिटी एजेंट दोनों को ही बचा लेता है और उसके बाद CPR देकर दोनों को होश में लेकर आता है। सिक्योरिटी एजेंट का नाम ह्यू है। ह्यू बताता है कि अंटार्कटिका पर एक एस्ट्रॉइड गिरा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बर्फ पिघल गई है और सैलाब आ गया है। वो ये भी बताता है कि आज शायद सारी इंसानियत खत्म हो जाए, क्योंकि ये पानी जिस तेजी से बढ़ रहा है उसने आधे से ज्यादा जापान को तो अपनी लपेट में ले लिया था और अगले कुछ ही घंटों में वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाला था। यहाँ पर एक मजे की चीज हमें ये पता चलती है कि आना की कंपनी आना को इसलिए बचाना चाहती है क्योंकि आना एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो ऐसे आर्टिफिशियल ह्यूमंस बना रही है जो आज इंसानों के खत्म हो जाने के बाद इस बची हुई दुनिया में दोबारा से दुनिया बसाएंगे। आना ने उन इंसानों के लिए एक इमोशन इंजन बनाना था जो अभी टेस्टिंग फेज में था। ये इमोशन इंजन उन आर्टिफिशियल इंसानों में बिल्कुल असली इंसानों जैसे इमोशंस डाल देता। इन सभी बातों के दौरान हम देखते हैं कि आना इस टाइम जिस अपार्टमेंट में थी वहां पर गैस लीक हो जाती है और उसकी वजह से एक बहुत ही भयानक धमाका होता है और ये पूरा फ्लोर ही जलने लग जाता है। ये तीनों अब अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं।
हायू जेन को पहले ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जेन नीचे से आना का हाथ नहीं छोड़ता और इस सारे चक्कर में आना पानी में गिर जाती है। इन लोगों को लगता है कि ये लोग आना से बिछड़ गए हैं, पर दिखाया जाता है कि आना अभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी और पानी में तैरते हुए ही उसे एक एलिवेटर के अंदर से एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो लिफ्ट के अंदर फंसी हुई थी। आना उस बच्ची को बचाने की कोशिश तो करती है लेकिन नाकाम रहती है। इस टाइम पर एक और बड़ी लहर आती है यहाँ पर पानी की, जो दोबारा से आना को डुबा ले जाती है और इस लहर की वजह से आना को अपना पुराना वो एक्सीडेंट याद आता है, जिस तालाब वाले एक्सीडेंट की वजह से उसके हस्बैंड की दबकर मौत हो गई थी। फिर फाइनली अब आना ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच जाती है और जाकर देखती है कि उसका बेटा बहुत ही बुरी हालत में था। उसे एपिलेप्सी के सीजर्स आ रहे थे, उसकी बॉडी में उसकी बीमारी की वजह से झटके लग रहे थे। इस टाइम आना के पास कोई दवाई नहीं थी, इसीलिए वो जेन को एक खुद से बनाई दवाई पिलाती है जो उसने इस बूढ़े कपल के किचन से चीजें लेकर बनाई थी। आना के बेटे की हालत भी ठीक नहीं हो रही थी और सैलाब था जिसका लेवल बढ़ता ही जा रहा था। आना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ पर जेन आना से कहता है इसको छोड़ो और तुम चलो यहाँ से, लेकिन आना अपने बेटे को कैसे छोड़ देती। और तब हियो कहता है आना प्लीज इसे छोड़ दो, ये कोई बच्चा नहीं सिर्फ डेटा है, तुम्हारा ही बनाया हुआ डेटा, और इसे तुम दोबारा भी बना सकती हो। इस टाइम अपनी जान बचाओ और यहाँ से चलो। लेकिन ये बात सुनकर एना की तो जैसे दुनिया ही रुक जाती है, वो इस सच्चाई को मानना नहीं चाह रही थी। सीन्स कट होकर फ्लैशबैक में जाते हैं और दिखाया जाता है कि आना इस टाइम अपनी बॉस से बात कर रही थी। कंपनी ने इस बच्चे को टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर आना को दिया था और उस टाइम आना अपने बॉस को मना कर रही थी क्योंकि वो इस बच्चे को संभालने के काबिल नहीं थी। और यहाँ पर ये बात पता चल जाती है कि असल में वो बच्चा लैब में तैयार किया हुआ था और इस सारे प्रोजेक्ट का पार्ट आना खुद भी थी। उस टाइम पर बॉस ने उससे कहा था कि तुम बस कुछ महीनों के लिए इसे अपने पास रख लो, जब इमोशन इंजन पूरा हो जाएगा तो कंपनी इन बच्चों को वापस ले जाएगी। सिंगट होकर प्रेजेंट पे आते हैं और हम देखते हैं कि अब जेन की हालत काफी बेहतर हो गई थी। वो यहाँ पर जेन से कहता है मुझे बीमार होना पसंद है क्योंकि बीमार होने पर मुझे आपका यानी अपनी मोम का प्यार मिलता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि कुछ वक्त के लिए तूफान थम गया था, यहाँ तक कि धूप भी आ गई थी, इन्हें सांस लेने का मौका मिला था, लेकिन फिर भी हायू जल्द ही यहाँ से निकलना चाहता था। वो आना से कहता है कि हम तुम्हें तो शेल्टर की तरफ ले जाएंगे मगर जेन को नहीं, लेकिन आना इस पर भी अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। इनकी बातों के दौरान अचानक ही आसमान फिर से काला हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। पानी बिल्डिंग में तेजी से भरना शुरू हो जाता है और ऊपर वाले फ्लोर्स भी पानी से आहिस्ता आहिस्ता भर जाते हैं और यहाँ पर बचने का कोई और रास्ता नहीं रहता। ये तीनों अपने आप को बचाने के लिए दोबारा से ऊपर की तरफ भागते हैं। रास्ते में आना को एक प्रेग्नेंट औरत नजर आती है जो इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल में थी। आना उसकी मदद करती है जबकि पीछे से बार बार हायू उसे इग्नोर करने को कह रहा था। इस टाइम वो इस औरत की मदद के लिए उसे अपना ओवरकोट दे देती है और दोबारा अपने बेटे को लेकर ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाती है। ऊपर जाते हुए जेन अपनी मॉम से पूछता है उस औरत को क्या हुआ था, वो क्यों बीमार थी। आना उससे कहती है वो औरत बीमार नहीं है बल्कि वो एक बेबी को पैदा कर रही है। ये देखकर जेन शॉक हो जाता है और आना से पूछता है क्या आप भी मेरे टाइम पर इतना ही ज्यादा दर्द में थी। ये सुनकर आना रोने लग जाती है। इस टाइम दोबारा हियो आना से यही कह रहा था कि इस बच्चे को छोड़ो और खुद तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ो, लेकिन इस टाइम जो जेन ने बात करती थी उसने आना को इमोशनल कर दिया था, इसीलिए वो ही उसे कहती है कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। ये लोग अब तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और फाइनली छत पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ रहा था। इन सबको बताया गया था कि आना को जरूर बचाना है क्योंकि आना के ऊपर इस टाइम पूरी इंसानियत डिपेंड कर रही है। एक नई इंसानियत को बनाने और बचाने के लिए आना का काम बहुत ज्यादा जरूरी है। आना को तो ये लोग रेस्क्यू कर लेते हैं लेकिन आना जेन को भी साथ चलने को कहती है। सिक्योरिटी गार्ड्स इस टाइम जेन को न्यू मैन 77 कहकर अपनी तरफ खींच लेते हैं और ये देखकर आना बिल्कुल तड़प जाती है। वो चिल्लाती है अपने बेटे के लिए, पर हायू उसे समझाता है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। हायू यहाँ पर ये राज भी बताता है कि हमारी बॉस भी मरी नहीं है बल्कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी कंपनी को छोड़कर भाग गई है। यहाँ पर गार्ड्स जेन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और उसका सर शेव कर देते हैं और यहाँ पर आना उन गार्ड्स से रहम की भीख मांगने लग जाती है। आना को बचाने के लिए हियो गार्ड से भी लड़ता है लेकिन एक गार्ड हियो को ओवरपावर कर देता है और यहाँ पर उसे एक गोली भी मार दी जाती है। ये लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पर कोई शेल्टर नहीं है, सब के सब मर जाएंगे
और यहाँ से सिर्फ बचकर जाएगी तो वो सिर्फ आना है। ये लोग आना को अब खुद पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जेन का सर काट कर उसके सर में से डाटा चिप निकाल लेते हैं। हेलीकॉप्टर सिर्फ आना और उस चिप को लेकर उड़ जाता है और नीचे पूरी दुनिया सैलाब में डूब रही होती है। इसी टाइम पर जमीन से 7 रॉकेट्स निकलते हैं। डायरेक्टर हुईसू बताता है कि 15 मिनट में मेट्रॉइड्स जमीन से टकराएंगे और सब खत्म हो जाएगा। साइंटिस्ट को नया इंसान बनाने के लिए सिर्फ मॉम्स इमोशन चाहिए, इसीलिए वो आना का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहते ही आना की एक नई स्टिमुलेशन शुरू कर दी जाती है और पता चलता है कि असल में ये सब कुछ जो हो रहा था वो सच में नहीं हो रहा था। नए इंसानों को बनाने के लिए असल में उन लोगों को मॉम के इमोशन चाहिए थे, इसीलिए आना के ब्रेन के अंदर ये स्टिमुलेशन चलाकर उसे बार बार इस डूबती हुई दुनिया में भेजकर आना को उसके बेटे को बचाने का काम दिया जा रहा था, ताकि आना के जरिए मॉम्स इमोशन वाला इंजन बन जाए और नकली इंसानों को बनाने में वो काम आ सके। यहाँ पे जैसे ही एक मर्तबा आना अपने बेटे को बचा लेती है तो उसके दिमाग में एक दूसरी स्टिमुलेशन शुरू कर दी जाती है और यहाँ पर आना अपने बेड पर जागती है और उसे वही पुरानी कॉल आती है, मगर इस बार वो होशियार थी। कुछ कुछ यादें उसे पुरानी याद थी। वो इस टाइम अपने बेटे जेन को समझाते है कि तुमने किसी अजनबी आदमी से कुछ नहीं लेना। जेन इस टाइम रोते हुए उससे पूछता है कि मॉम, मैं हमेशा 6 साल का क्यों होता हूँ, हमेशा बड़ा क्यों नहीं होता? ये असल में इस वजह से था क्योंकि जेन अभी भी स्टिमुलेशन के अंदर था। इस टाइम दोबारा एक बड़ी लहर पानी की इस बिल्डिंग से टकराती है और आना जेन को पकड़कर पानी के अंदर कूद जाती है। ये लोग तैरते हुए बालकनी तक पहुंचते ही हैं कि जेन आना से गुम हो जाता है। आना पानी में जेन को ढूंढती है, मगर एक तैरती हुई कार आकर उससे टकरा जाती है और आना मर जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्टिमुलेशन रीसेट हो जाती है। ह्यू आना को होश में लाता है इस नए स्टिमुलेशन के अंदर और इस मर्तबा आना को पता चलता है कि उसका बेटा जेन भीड़ के अंदर गुम हो गया है। इस मर्तबा भी आना अपने बच्चे को बचाती है, जिसके बाद एक नई स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है जिसका नंबर था 1931। इस स्टिमुलेशन में एना बालकनी से कूद जाती है क्योंकि उसे डर लग रहा है कि ह्यू उसके बच्चे को मार देगा। इस टाइम उसे अपना बच्चा कहीं नहीं मिलता और तब उसे याद आता है कि पुरानी लिफ्ट में भी एक बच्चा फंसा हुआ था। ये उसकी पुरानी याद थी। स्टिमुलेशन के अंदर उसे पता चला कि इस लिफ्ट के अंदर एक बच्ची थी और उसने एना को बताया कि उसके बच्चे को कुछ लोग लेकर भाग रहे थे। एना हथौड़े लिए उन लोगों के पीछे चली जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। वो लोग यहाँ से बहुत सारी चोरियां कर रहे हैं और एना के बच्चे के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एना अपने बच्चे को बचाने के लिए उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। वो आदमी भी अब एना के पीछे पड़ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर ठीक वक्त पर वो बच्ची जो लिफ्ट के अंदर थी और साथ ही ह्यू यहाँ पर आकर एना को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो बच्ची इन तीनों को लेकर अपने घर चली जाती है जहाँ पर उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा थी। ये लोग देखते हैं कि पानी इनके इस फ्लोर तक भी आने वाला था। वो एना इस बच्ची को जिसने उसके बेटे को बचाया था और साथ ही साथ उसके ग्रैंडपा और ग्रैंड मॉम को यहाँ से जाने को कहती है, पर वो बच्ची और उसके ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ दोनों ही यहाँ से जाने से इनकार कर देते हैं। एना और वक्त ज़ाया के बगैर यहाँ से निकल जाते हैं और आखिर उन लोगों की यहीं पर मौत हो जाती है। ऐसे ही पता नहीं कितनी स्टिमुलेशंस गुजर जाती हैं और एक स्टिमुलेशन के अंदर एना उस प्रेग्नेंट औरत की भी मदद करती है जो उसे बार बार कॉरिडोर में मिलती थी। इस सारी स्टिमुलेशन के बाद एना जब एक नई स्टिमुलेशन के अंदर जागती है तो उसे अपना फोन दिखाई देता है। उस फोन के अंदर उसके बेटे ने पेंटिंग बनाई हुई थी और एक ही पेंटिंग को कई मर्तबा बनाया हुआ था, जिसकी वजह से एना समझ गई कि वो बार बार इस स्टिमुलेशन का हिस्सा बन रही है। हमेशा की तरह जैसे ही ह्यू उसे कॉल करता है कि मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, तो एना ह्यू को सब सच बता देती है कि ये असल लाइफ नहीं है, ये सारी स्टिमुलेशन चल रही है और इसमें हमें सिर्फ अपने बेटे को बचाना है। एना ह्यू को ये भी बता देती है कि तुम भी मेरी स्टिमुलेशन का ही पार्ट हो, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। इस मर्तबा हमेशा की तरह गार्ड सिर्फ एना को लेने आते हैं और जेन को मारना चाहते हैं, लेकिन इस मर्तबा एना ने ठान लिया था कि इस स्टिमुलेशन में वो अपने बच्चे को बचा कर रहेगी। इसीलिए इस स्टिमुलेशन के अंदर वो ह्यू के साथ मिलकर सभी गार्ड से लड़ती है और ऊपर जाने की कोशिश करती है। वो अपने बेटे को इस पूरी बिल्डिंग में ढूंढ रही थी, पर उसे अपना बेटा कहीं नहीं मिलता। पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि आखिरी फ्लोर तक पानी ही पानी हो जाता है। एना छत तक पहुंचती है और वहां पर उसे कबाड़ में रखी हुई एक वार्डरोब नजर आती है। वो जानती थी कि उसका बेटा यहीं पर होगा। उसे जब खोला तो उसे उसका बेहोश हुआ बेटा जेन यहीं पर मिल गया।
जैसे ही वो अपने बेटे को होश दिलाते हैं तो उसका बेटा कहता है, आपने अपना वादा पूरा किया मॉम, आप वापस आ गए। इस टाइम वो अपने बेटे को गले लगा लेते हैं और सीन कट होकर हमें असली दुनिया में असली ऐना को दिखाया जाता है। इतनी सारी स्टिमुलेशंस में से गुजरने के बाद अब वो मर रही थी। वो यहाँ पर डायरेक्टर से कहते हैं कि आप फौरन मेरी यादों को अपलोड कर दें ताकि मैं हमेशा अपनी स्टिमुलेशन में अपने बेटे जेन के साथ रह सकूं। यहीं से अब हमें मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उसमें हमें पता चलता है कि जेन और ऐना का रिश्ता शुरू से ही बस एक एक्सपेरिमेंट का था। जेन एक सिंथेटिक बच्चा था जिसे लैब में बनाया गया था और उसे ऐना की सोच और यादों के साथ जोड़ा गया था ताकि वो ऐना के इमोशंस ले सके। रिश्ता बेशक इनका एक्सपेरिमेंट का था मगर इनका प्यार बिल्कुल सच्चा था। खैर फाइनली अब सारी स्टिमुलेशंस खत्म हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ऐना और जेन को नए जिस्मों में डाल दिया गया है जिन्हें ये लोग प्रिंटेड बॉडीज कहते हैं। ये इंसानों के नकली जिस्म है और अब इन दोनों माँ बेटा को एक नए प्लेनेट पर भेजा जा रहा है ताकि वहां जाकर ये लोग नई ह्यूमैनिटी की शुरुआत कर सके, एक नई इंसानी कम्युनिटी बना सके। इसी तरह इन दोनों माँ बेटा को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।